बहुत समय पहले की बात है। कोल्हापुर राज्य का राजा भैरव सिंह नाम का एक दयालु राजा राज्य करता था। दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य सुल्तानपुरी के राजा खड़क सिंह, जो भैरव सिंह के परम मित्र भी थे, मन ही मन भैरव सिंह की लोकप्रियता से ईर्ष्या करते थे। एक दिन राजा खड़क सिंह राजा भैरव सिंह से बोले, मित्र, तुम एक जादूगर हो। तुम्हारी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। तुम्हारे लिए प्रजा का हित सर्वोपरि है। मैं देखता हूं कि तुम हमेशा यही प्रयास करते हो कि तुम्हारी प्रजा को कोई समस्या या परेशानी ना हो, वो सभी सुख चैन का जीवन व्यतीत करें। इसीलिए तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे शासन काल में तुम्हारी प्रजा प्रसन्नता और सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रही है। सच में तुम एक बहुत अच्छे राजा हो। मित्र, ये सब मैंने अपने पिताश्री से सीखा। मैंने उन्हें हमेशा अपनी प्रजा का ध्यान एक पिता की भांति रखते हुए देखा, इसलिए ये सब मैंने उनसे ही सीखा है। परंतु एक बात बताओ मित्र, तुम्हें अपनी प्रजा के दुख के बारे में कैसे पता चलता है? क्या तुमने अपने मंत्री या सिपाहियों को यह आदेश दे रखा है? नहीं नहीं मित्र, मैं अपनी प्रजा के लिए किसी पर भी विश्वास नहीं करता, बल्कि स्वयं भेष बदलकर राज्य के भ्रमण पर निकलता हूं और प्रजा की स्थिति के बारे में पता करता हूं। यदि मुझे प्रजा के किसी कष्ट के बारे में पता चलता है तो उन कष्टों को दूर करने का पूरा प्रयास करता हूं। तुम दूसरों पर विश्वास नहीं करते, इसलिए तुम एक बहुत अच्छे राजा हो। चलो मित्र, अब मैं चलता हूं, फिर मिलूंगा। राजा खड़क सिंह राजा भैरव सिंह से विदा लेकर निकलता है। राजा खड़क सिंह भैरव सिंह के राज्य कोल्हापुर को अपने राज्य सुल्तानपुरी में मिलाना चाहता था। इसकी योजना वो बहुत समय से बना रहा था। राजा खड़क सिंह मन ही मन खुद से बातें करता है। मुझे अगर सुल्तानपुरी को अपने राज्य में मिलाना है तो सबसे पहले इस भैरव सिंह के राज्य हित को खत्म करना होगा। यदि मैं ऐसा करने में कामयाब हो गया तो इसके राज्य पर आक्रमण करके विजय पा सकता हूं। लेकिन क्या करूं? कुछ सोचना पड़ेगा, और वो भी बहुत जल्द। कुछ समय बाद एक दिन राजा भैरव सिंह और राजा खड़क सिंह जंगल में शिकार करने के लिए गए। शिकार की तलाश में वो दोनों अपनी सेना से अलग हो गए और रास्ता भटक गए। रास्ता ढूंढते हुए वो दोनों एक स्थान पर पहुंचे। भैरव सिंह ने देखा कि वहां एक कुटिया बनी हुई है। राजा भैरव सिंह को भूख लगाई थी। मित्र, वो देखो, सामने एक कुटिया है। हम दोनों वहां चलते हैं। वहां अवश्य शरण और भोजन दोनों की व्यवस्था हो जाएगी। तुम सही कहते हो मित्र, ये कुटिया तो किसी साधु की लगती है। इस स्थान का वातावरण बड़ा ही सुंदर है। उन दोनों ने अपने अपने घोड़ों को एक पेड़ से बांधा और कुटिया में प्रवेश कर गए। यहाँ के पेड़ कितने हरे भरे हैं और फल फूलों से भरे पड़े हैं। और इन पंछियों को देखो, कितने उन्मुक्त होकर विचरण कर रहे हैं, मानो किसी का भय ही नहीं है। कुटिया के भीतर गेरुए वस्त्र धारण किए एक साधु पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और वो ध्यान में लीन थे। राजा भैरव सिंह ये देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। वो साधु के पास गया और उन्हें प्रणाम कर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। साधु ने आहट पाकर आंखें खोली और अपने सामने दोनों नौजवानों को पाया। उसके मुख का तेज देखकर ही साधु समझ गए कि वो कोई राजसी व्यक्ति है। प्रणाम गुरुवर, हम यात्री हैं और रास्ता भटक गए हैं। कल्याण हो। गुरुवर, आपका आश्रम बड़ा ही सुंदर है। मैंने आज तक ऐसा आश्रम पहले कभी नहीं देखा। सब उसकी कृपा है। गुरुवर, क्या हम कुछ समय के लिए आपके आश्रम में विश्राम कर सकते हैं? अवश्य।
आप अवश्य विश्राम कर सकते हैं और विचरण करते करते आपको भूख भी लग गई होगी। मैं आपके भोजन की व्यवस्था करता हूं। साधु ने राजा भैरव सिंह और राजा खड़ग सिंह को खाने के लिए मीठे फल दिए। राजा खड़ग सिंह, मैंने कभी इतने मीठे फल नहीं खाए। गुरुवर, आज तक मैंने इतने मीठे और स्वादिष्ट फल नहीं खाए। इनके इतने मीठे होने का क्या कारण है? इस राज्य का राजा अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय है, इसलिए ये फल इतने मीठे हैं। जब तक वो अपनी प्रजा का हितैषी रहेगा, दीन दुखियों का सहायक रहेगा, ये फल ऐसे ही मीठे रहेंगे। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता। भला राजा के स्वभाव से इन फलों का क्या संबंध है? आप स्वयं परख लीजिएगा। गुरुवर, मुझे भी इस बात पर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। भला एक राजा के स्वभाव से इन फलों का क्या संबंध? पुत्र, इस राज्य की प्रजा के प्रसन्न रहने के कारण यहाँ का वातावरण भी सर्वदा प्रसन्न रहता है, जिसके फल स्वरूप इस राज्य में पशु पक्षी पेड़ पौधे सब प्रसन्न चित्त हैं, और ये सब उसका ही कमाल है। और राजा भैरव सिंह दोनों साधु से विदा लेकर निकलते हैं। रास्ते में राजा भैरव सिंह खड़ग सिंह से बोले, मित्र, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं? तुम किस बारे में बात कर रहे हो मित्र? वही जो साधु महाराज ने हमसे कहा। क्या सत्य है? एक राजा के स्वभाव से इसका क्या संबंध है? अगर हम दोनों के मन में इस बात को लेकर संशय है कि जो साधु महाराज ने कहा है वो सत्य है या नहीं, तो हम उनके कहे अनुसार इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। पुष्टि? वो कैसे संभव है? संभव है मित्र, सब कुछ संभव है। बस तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहता हूं, और साधु महाराज के वचनों की सत्यता हमारे सामने आ जाएगी। राजा भैरव सिंह के मन में अजीब सी हलचल थी, क्योंकि वो इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसके स्वभाव का राज्य के फल और फूलों पर प्रभाव कैसे पड़ सकता है। इसलिए वो राजा खड़ग सिंह की बात मानने को तैयार हो गया। दूसरी तरफ खड़ग सिंह ने अपने मन में एक योजना बना ली। तुम सत्य कह रहे हो मित्र, हम इस बात का परीक्षण अवश्य करेंगे। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूं। बताओ, क्या करना होगा मुझे इसके लिए? मित्र, तुम किसानों का लगान बढ़ा दो और प्रजा पर नाना प्रकार के कर लगा दो, और प्रजा की किसी बात पर ध्यान मत दो। तुम ये सब क्या कह रहे हो मित्र? किसी बात की सिर्फ पुष्टि करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए अपनी प्रजा को तकलीफ दूं, उस पर जुल्म करूं? नहीं नहीं, ये उचित नहीं होगा। मित्र, बात तुम्हारे मन को शांत करने तक ही नहीं है। बात तो यह है कि साधु ने जो कहा उसमें कितनी सत्यता है। क्या तुम नहीं चाहते कि अगर साधु की बात मिथ्या है तो साधु को सजा मिलनी चाहिए, ताकि तुम्हारे राज्य में किसी प्रकार का भ्रम ना फैले? हाँ मित्र, ये तो तुम सही कह रहे हो। ठीक है, तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूंगा। मैं राज्य में पहुंचकर लगान बढ़ाने और कर लगाने के लिए आदेश दे दूंगा। इसके साथ ही तुम्हें एक और चीज करनी होगी। वो क्या? तुम्हें इसके बाद मांस मदिरा का भी सेवन प्रारंभ करना होगा, ताकि तुम्हारा धन भोग विलास में खर्च होने लगे। मांस मदिरा? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये तो पाप है। मुझे तो लगता है कि तुम अपनी प्रजा से सच्चा प्रेम ही नहीं करते हो। नहीं मित्र, मैं अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता हूं और हमेशा यही चाहता हूं कि वो प्रसन्न रहें, उन्हें कोई कष्ट ना हो। तो फिर कुछ मत सोचो और मैं जैसा कहता हूं वैसा करते जाओ। राजा भैरव सिंह खड़ग सिंह की बात मान लेता है
और जल्द ही उसके राज्य में प्रजा त्राही त्राही करने लगती है। प्रजा पर अत्याचार बढ़ने लगता है। राजा का उदासीन व्यवहार प्रजा को बहुत कष्ट दे रहा था। अब वो प्रजा की ओर से उदासीन हो गया। अपना धन भोग विलास में खर्च करने लगा और उसको भोग विलास का उपभोग करने में मजा आने लगा। वो सब कुछ भूल गया। दूसरी तरफ खड़ग सिंह ये सब देखकर अपने सेनापति से बोला, सेनापति जी, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी समय आने वाला है जब कोल्हापुर पर आक्रमण करके उसे सुल्तानपुरी में मिलाने का हमारा वर्षों का सपना पूरा हो जाएगा। जी महाराज, सत्य कह रहे हैं आप। अब तो कोल्हापुर की प्रजा अपने राज्य के राजा के व्यवहार से बड़ी दुखी है। मुझे तो लगता है कि हमें आक्रमण करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। वो खुद ही अपने लिए नया राजा चाहते हैं। खड़ग सिंह ने कोल्हापुर राज्य पर आक्रमण कर दिया। भैरव सिंह के व्यवहार से दुखी होकर सेना ने भी अपने हथियार नहीं उठाए और बिना युद्ध के ही राजा खड़ग सिंह की मनोकामना पूरी हो गई। खड़ग सिंह ने राजा भैरव सिंह को राज्य से बाहर निकाल दिया और उसके राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। राज्य से जाने के बाद राजा भैरव सिंह फिर जंगल में उसी साधु की कुटिया में पहुंचा। वो साधु के पास गया। प्रणाम गुरुवर। कुटिया की ये दशा कैसी हो गई? पेड़ पौधे सूख गए हैं, फूल मुरझा गए हैं, फल सड़ गए हैं। ये सब कैसे हो गया? प्रणाम पुत्र, सदा खुश रहो। पहले तुम विश्राम करो, कुछ खा लो, तत्पश्चात हम बात करेंगे। साधु ने भैरव सिंह को खाने के लिए फल दिए। इस बार फलों का स्वाद कड़वा था। गुरुवर, फल बहुत ही कड़वे हैं। क्या आप मुझे इसका कारण बताएंगे? क्योंकि जब इसके पहले मैंने आपके आश्रम के फल खाए थे तो वो बड़े ही मीठे और स्वादिष्ट थे। मुझे आज भी उनका स्वाद याद है। इस राज्य का राजा अब पहले जैसा नहीं रहा। उसे प्रजा के हित का कोई ख्याल नहीं है। वो प्रजा पर अत्याचार करने लगा है। उसके प्रति प्रजा के मन में कड़वाहट बस गई है। इसलिए इन फलों का स्वाद भी कड़वा हो गया है। गुरुवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं पापी हूं। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है गुरुवर। मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं क्या करूं गुरुवर? आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। पुत्र, तुम क्या बातें कर रहे हो? क्या पाप किया है तुमने? गुरुवर, मैं ही इस राज्य का राजा हूं। मेरा नाम भैरव सिंह है। जब मैं पिछली बार आपके आश्रम में आया था तो मेरे साथ मेरा मित्र राजा खड़ग सिंह भी था। अब मुझे सारी बातें समझ में आ गई हैं। तुम कैसी बातें कर रहे हो राजन? मुझे विस्तार से बताओ। गुरुवर, आपके आश्रम से निकलने के बाद मेरे मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे कि क्या सच में एक राजा का व्यवहार उसके राज्य में लगे पेड़ पौधों को प्रभावित कर सकता है। बस इसी उधेड़पुन के साथ हम यहां से निकले थे। मेरे मित्र खड़ग सिंह ने मुझे आपके कहे हुए वचन की पुष्टि करने को कहा। फिर क्या हुआ राजन? गुरुवर, मैं भी इस बात की पुष्टि करना चाहता था। मैंने उसकी बातें मानकर अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार किया, उन्हें बहुत दुखी किया। उसके साथ साथ मैं भोग विलास का सेवन करने लगा और अपनी प्रजा के द्वारा कर के रूप में दिए हुए धन को मांस मदिरा पर खर्च करने लगा। इन सब के बीच पता ही नहीं चला कि कब मुझे भोग विलास अच्छा लगने लगा और मैं पूरी तरह उसमें डूब गया। इसी बात का फायदा उठाकर मेरे मित्र खड़ग सिंह ने मेरे राज्य पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया और मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया। ये बड़ा अनुचित हुआ राजन। गुरुवर, मुझे राज्य जाने का दुख नहीं है। ये तो मेरे किए हुए बुरे कर्मों का ही फल है।
परंतु मुझे दुख इस बात का है कि मैंने अपनी प्राणों से प्यारी प्रजा पर अत्याचार किया और फिर उन्हें भूल गया। गुरुवर, मैं क्या करूं? मुझे बहुत पछतावा हो रहा है अपने किए पर। राजन, अपनी गलती का एहसास करना और उसके लिए क्षमा प्रार्थना की भावना मन में आना ही सबसे बड़ी क्षमा प्रार्थना होती है। तुमने जो किया सब अल्प बुद्धि के कारण किया था। गुरुवर, मैं अपनी प्रजा से क्षमा मांगना चाहता हूं। मैंने उन पर बहुत अत्याचार किए हैं। राजा भैरव सिंह के दुख को देखकर साधु महाराज ने उसे तपस्या करने को कहा। भैरव सिंह साधु महाराज के साथ ही तपस्या करता रहा और फिर एक दिन जब भैरव सिंह तपस्या में बैठा हुआ था, उसके सामने एक तेज रोशनी प्रकट होती है और आवाज आती है, भैरव सिंह, आंखें खोलो। पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। देवी, प्रणाम देवी। बोलो राजन, तुम्हें क्या चाहिए? देवी, मैं अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों और अत्याचार के लिए अपनी प्रजा से क्षमा मांगना चाहता हूं और संपूर्ण जीवन अपनी प्रजा की सेवा करना चाहता हूं। तथास्तु राजन, मैं तुम्हें अपनी एक सेना देती हूँ। तुम उस सेना के साथ वापस अपने राज्य पर आक्रमण करो और विजय प्राप्त कर अपनी प्रजा का ध्यान रखो। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो जाती है। राजा भैरव सिंह देवी द्वारा दी गई सेना के साथ कोल्हापुर पर आक्रमण कर देता है और राजा खड़ग सिंह को हराकर अपना राज्य वापस प्राप्त करता है। राजा भैरव सिंह राजा खड़ग सिंह से बोला, मित्र, मैंने तुम्हें सदा एक मित्र और एक भाई की तरह देखा है। तुमने जो किया मैं नहीं जानता कि उसका क्या कारण था, परंतु मैं अपनी मित्रता को अवश्य निभाऊंगा। मैं तुमसे तुम्हारा राज्य सुल्तानपुरी नहीं लूंगा, सिर्फ अपना राज्य ही वापस लूंगा। तुम आज भी अपने राज्य के राजा हो। मुझे क्षमा कर दो मित्र, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, तुम्हें गलत सलाह दी, धोखे से तुम्हारा राज्य ले लिया और तुम्हें तुम्हारे ही राज्य से निकाल दिया। फिर भी तुम विजय प्राप्त करने के बाद भी मुझसे मेरा राज्य नहीं ले रहे। आज मैं समझ गया कि क्यों तुम्हारी प्रजा तुमसे इतना प्रेम करती थी। मुझे यह भी समझ में आ गया कि साधु महाराज ने जो कुछ भी कहा था वो सब सत्य ही था। राजा भैरव सिंह अपनी प्रजा से माफी मांगता है और फिर से अपनी प्रजा का पुत्र की भांति ध्यान रखना शुरू कर देता है। प्रजा भी अपने पुराने राजा को पाकर बहुत प्रसन्न होती है। कोल्हापुर के पेड़ पौधे वैसे ही हरे भरे हो जाते हैं, फूलों और फलों से भरे हुए दिखने लगते हैं। वहाँ का वातावरण पहले की भांति बिल्कुल शांत और निर्मल हो जाता है।